बारिश का मौसम था, गड्ढों में पानी भरा हुआ था और वहाँ पर इस तरह से लोग जो हैं वो बुरी तरह से वहाँ पर बैठे, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा था, किसी का पैर काम नहीं कर रहा था। हाथों में घूंघट निकाली हुई महिलाएँ अपने बच्चों को लिए घंटों-घंटों लाइन में खड़ी थी। बच्चे को वो ज़मीन पर उतार नहीं पा रही थी। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए ऐसी सेवा की जाए कि ताकि मैं इन बच्चों को ज़मीन पर ला सकूँ। जैन तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने भी कहा है, जय गिलानम परिड्ययि से मम परिड्ययि, जो पीड़ितों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। कि यदि बच्चा 6 महीने का हुआ है और वो अभी बैठने नहीं लगा है, यदि बच्चा 9 महीने का हुआ है और वो खड़ा नहीं होने लगा है, 1 साल का हुआ है और वो 1-2 कदम या सहारे के साथ चलने नहीं लगा है, या बच्चा एड़ी उठाकर चलता है, मांसपेशियों में बहुत अधिक कसावट है, या बच्चे को आप ऊपर की तरफ उठाते हैं और बच्चा यदि क्रॉस करता है अपने पैरों को, तो वो कहीं न कहीं सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो सकता है। बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा अन्य बच्चों से अक्षम है, तो माँ के लिए और पिता के लिए और परिवार के लिए तो ऐसा लगता है जैसे टूटकर पहाड़ गिर गया है। समुद्र के किनारे माँ खड़ी होती है और ऐसा लगता है कि अब ये लहरें इसे गिरा देगी, लेकिन जैसे-जैसे उसकी फिज़ियोथेरेपी शुरू होती है, तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। माँ ये सोचती है कि अब ये लहरें मुझे गिराएगी नहीं। वो गिरती है, फिर उठती है, हौसला टूटता है, समाज उसको बहुत सारी बातें ऐसी कहता है, जो हम समाज वालों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कई तो मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, जिसमें डिप्रेशन में माँ चली जाती है, पिता डिप्रेशन में चला जाता है, काम-धंधा छूट जाता है और यहाँ तक कि कहूँ तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और आपके अपने चैनल डॉक्टर डायरीज पे, जहां हम हमेशा स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं आपको जागरूक करने के लिए लेकर आते रहते हैं, उसमें आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चिकित्सा क्षेत्र में एक युवा हस्ताक्षर हैं, जो कि पिछले 12 साल से बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्ध सेवाएं इस शहर में दे रहे हैं। आइए हमारे डॉक्टर डायरीज परिवार की तरफ से हम स्वागत करें डॉक्टर अमित पुरोहित का। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जोशी जी। डॉक्टर्स डायरी का सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर इस मंच पर बोलने का मौका दिया और एक विषय उठाया है आपने, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। ये बेहतर बहुत शानदार विषय है, जो जन कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर्स डायरी का। बात शुरू करते हैं डॉक्टर अमित पुरोहित की। तो पिछले 12 साल से डॉक्टर अमित पुरोहित बीकानेर में अपनी प्रतिबद्ध सेवाएं दे रहे हैं, और अगर इनके एकेडमिक्स के बारे में हम जानें तो हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो एमपीटी की डिग्री है वो टांके यूनिवर्सिटी गंगानगर से की, और फिलहाल आप फिजियोथेरेपी में एक विषय के ऊपर अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं। आगे जानेंगे कि उनका विषय क्या है। डॉक्टर साहब, मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपने इंटरव्यू को यहाँ आपके साथ शुरू करता हूँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में क्या बैकग्राउंड रहा है, आपके इसके बारे में क्या अनुभव रहे हैं, और ख़ासकर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के साथ आपने जो काम किया है उसमें आपके क्या अनुभव रहे हैं। शशांक जी, बीकानेर शहर की जनता के लिए सेवाएं मेरी पिछले 12 वर्षों से लगातार जारी है और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये सेवाएं और रहेगी। पिछले कई वर्षों से मेरा ये मन में रहता है कि इस शहर की किस तरह से सेवा की जाए, चाहे कोई भी विषय हो। मैं चाहता हूं कि वो कैसे लोग राहत पा सकते हैं। मैं फिजियोथेरेपी की 12 सालों से बीकानेर में प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस 12 सालों के दौरान सैकड़ों ही नहीं हज़ारों बच्चे मेरे हाथों से निकले हैं, जो आज पूरी तरह से कुछ आंशिक रूप से स्वस्थ हैं। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं और फिजियोथेरेपी में जहां तक अंतिम तक पढ़ाई होती है वो मैं करना चाहता हूं। पीएचडी के अंदर मेरा फिलहाल अभी जो योग और फिजियोथेरेपी का एक कैसे संगम हो और वो कैसे कमर दर्द पर काम करता है, उसको लेकर मेरी अभी पीएचडी का जो शोध चल रहा है वो ये है। बहुत जल्दी मेरे 2 शोध पत्र भी जारी होंगे। दोस्तों, हमने जाना कि योग और फिजियोथेरेपी का फ्यूजन बनाकर किस तरह से कमर दर्द में राहत पाई जाए, इस पर हमारे युवा साथी, इन्हें हम डॉक्टर अमित पुरोहित के नाम से जानते हैं,
वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं और जल्दी इनके 2 शोध पत्र जारी होने वाले हैं। अब डॉक्टर साहब, सेरेब्रल पाल्सी से आप चर्चा करें अगर इसी विषय पर, तो इस रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके इलाज में आपने ये जो अपनी स्पेशलिटी को डेवलप किया है, जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बने उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए काम करना है, तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही? मैं एक बार रामदेवरा गया। रामदेवरा में लगभग सुबह 4:30 बजे थे और भादवे का महीना यही समय चल रहा था। उस भादवे के दौरान मैंने देखा बारिश का मौसम था, गड्ढों में पानी भरा हुआ था और वहाँ पर इस तरह से लोग जो हैं वो बुरी तरह से वहाँ पर बैठे, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा था, किसी का पैर काम नहीं कर रहा था, हाथों में घूंघट निकाली हुई महिलाएं अपने बच्चों को लिए घंटों घंटों लाइन में खड़ी थी, बच्चे को वो जमीन पर उतार नहीं पा रही थी। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए ऐसी सेवा की जाए कि ताकि मैं इन बच्चों को जमीन पर ला सकूं। और मुझे वो कहीं मैंने पढ़ा, महात्मा बुद्ध कहते थे कि यदि मुझे ढूंढना है, यदि ईश्वर को ढूंढना है तो आप रोगियों में ढूंढिए। तो मैंने उसी का चयन किया। मैं मंदिर नहीं गया, मैं और कहीं पर नहीं गया, ना कहीं पर मुझे ये लगा कि जो भी है ईश्वर जो है वो रोगियों के अंदर है और उसमें मैंने सबसे पहले चयन किया बच्चों को। जो बच्चे जो रोगी हैं उस पर मैंने भगवान को ढूंढने की कोशिश की। डॉक्टर अमित पुरोहित ने कहा कि बच्चों के माध्यम से मैंने भगवान को ढूंढने की कोशिश की। जैन तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी कहा है, जय गिलानम परिडयी से मम परिडयी, जो पीड़ितों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब और सेरेब्रल पाल्सी जैसे विषय पर अपन अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो आप बताएंगे मुझे कि सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअल में एक क्या रोग है और इसके पीछे के कारण क्या है? शशांक जी, सेरेब्रल पाल्सी जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो नॉन प्रोग्रेसिव है, ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन बच्चे को जन्म के समय ही एक मानसिक विकलांगता कहें, शारीरिक मांसपेशियों में कसावट कहें, मांसपेशियों की कमी कहें, या यूँ कहूँ कि जन्म से ही बच्चे को एक लकवा हो जाता है जिसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। अक्सर लोग इस विषय से बहुत परिचित नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, सेरेब्रल पाल्सी के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और लोग इसका इलाज भी लेने लगे। बिल्कुल, आपने कहा कि धीरे धीरे लोगों में ऐसे रोगों के प्रति जागरूकता आई है और हमारा भी डॉक्टर डायरीज के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि अलग अलग रोगों के प्रति लोग जागरूक हों और वो सूचित निर्णय अपने सेहत के लिए ले सकें। आगे बढ़ते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और जो माता पिता है, जो पेरेंट्स हैं, वो शिशुओं में और छोटे बच्चों में किन शुरुआती संकेतों पर ध्यान दें कि उन्हें पता चले कि हमारे बच्चे को कोई समस्या है? देखिए, सेरेब्रल पाल्सी जो है उसका डायग्नोसिस सबसे पहले तो यही है, एमआरआई है, सिटी स्कैन है, लेकिन उससे भी अधिक यदि मैं बात करूं तो ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, माँ को मालूम ही नहीं होता कि उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या हैं। माइलस्टोन्स पता हो, मैं डॉक्टर्स डायरी के माध्यम से जिन बच्चों के हैं घरों में, उनके माँ बाप से कहना चाहूँगा कि यदि बच्चा 6 महीने का हुआ है और वो अभी बैठने नहीं लगा है, यदि बच्चा 9 महीने का हुआ है और वो खड़ा नहीं होने लगा है, 1 साल का हुआ है और वो 1-2 कदम या सहारे के साथ चलने नहीं लगा है, या बच्चा एड़ी उठाकर चलता है, मांसपेशियों में बहुत अधिक कसावट है, या बच्चे को आप ऊपर की तरफ उठाते हैं और बच्चा यदि क्रॉस करता है अपने पैरों को, तो वो कहीं ना कहीं सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो सकता है। उसके बाद में भी जांच करने का विषय है कि क्या उसको सेरेब्रल पाल्सी है या कोई और किसी तरह का सिंड्रोम है। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा चल नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, समझ नहीं रहा तो उसको सेरेब्रल पाल्सी ही हो, लेकिन एमआरआई और भी बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जिनके माध्यम से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अमित पुरोहित ने हमें संकेतों के बारे में बताया कि क्या क्या संकेत है, बच्चा किस उम्र में क्या ना करे, तो हमें उन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। और आपको याद होगा हमने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था जिसमें डॉक्टर निशात अहमद, जो बच्चों की विशेषज्ञ है, उन्होंने भी बताया था कि डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है उसमें बच्चा किस उम्र में क्या नहीं कर रहा, तो आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी जो रोग है, इसके मैनेजमेंट में, इसके प्रबंधन में फिजियोथेरेपी जो है उसके क्या मुख्य लक्ष्य हैं?
फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट का एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे बच्चा चले, कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, कैसे बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। समाज और शिक्षा की मुख्य धाराएं एक साथ जब बहती है तब बच्चा कहीं ना कहीं वो स्वस्थ माना जाता है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा खेले, बच्चा कूदे, बच्चा लोगों के साथ मिले जुले, अच्छी स्कूल में पढ़े। लेकिन जब किसी माँ बाप को ये मालूम चलता है कि अब वो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, स्कूल जाने में असक्षम है, तो हमारा तो खास तौर पर ये उद्देश्य रहता है कि बच्चा को शिक्षा की और समाज की मुख्य धारा से हम जोड़े। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी दोनों का एक कॉमन लक्ष्य है कि बच्चा समाज की मुख्य धारा में किस तरह से जुड़े। तो डॉक्टर साहब, क्या आप कुछ फिजियोथेरेपी तकनीकों और व्यायामों का वर्णन हमारे इस चैनल पर कर सकते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए प्रभावी हों? सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है PEMF, PNF टेक्निक्स, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और हाइड्रोथेरेपी। और भी बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी आती है। एक बहुत लंबा विषय है, हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल तय किया जाता है, हर बच्चे की एक्सरसाइज अलग अलग तय की जाती है, और उसके बाद में उनको कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उसमें मसल में स्ट्रेंथ कैसे लानी है, फिर हम उसको तय करते हैं बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। डॉक्टर साहब, आगे चर्चा करना चाहूँगा कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके और उनके परिवारों के सामने जो सामान्य चुनौतियाँ आती है वो क्या है? चुनौतियों का तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं जब देखता हूँ क्लिनिक पर, चुनौतियाँ इतनी भारी होती है कि जब किसी के घर में शादी होती है, उसके बाद में उम्मीद रहती है परिवार को कि बच्चा होगा, घर में थाली बजेगी, लेकिन जब वो थाली बजने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, जब मालूम चलता है कि बच्चा बीमार है, बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा अन्य बच्चों से असक्षम है, तो माँ के लिए और पिता के लिए और परिवार के लिए तो ऐसा लगता है जैसे टूटकर पहाड़ गिर गया है। समुद्र के किनारे माँ खड़ी होती है और ऐसा लगता है कि अब ये लहरें इसे गिरा देगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी फिजियोथेरेपी शुरू होती है तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। माँ ये सोचती है कि अब ये लहरें मुझे गिराएगी नहीं, वो गिरती है फिर उठती है, हौसला टूटता है। समाज उसको बहुत सारी बातें ऐसी कहता है जो हम समाज वालों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कई तो मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें डिप्रेशन में माँ चली जाती है, पिता डिप्रेशन में चला जाता है, काम धंधा छूट जाता है, और यहाँ तक कि कहूँ तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो चुनौतियों का तो जितना जिक्र करूं उतना कम है, अक्सर देखते हैं ये। बिल्कुल, चुनौतियों से आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक की तरफ अगर बढ़े हैं तो जितना मैंने थोड़ा बहुत आपके विषय में पढ़ा है, इस विषय में मैंने थोड़ी सी जो अपनी अध्ययन की है, तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि क्या रोबोटिक्स या हाइड्रोथेरेपी जैसी एडवांस थेरेपीज या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो? रोबोटिक थेरेपी की बात करूं या हाइड्रोथेरेपी की, हाइड्रोथेरेपी में एक पानी का स्विमिंग पूल बना दिया जाता है और उसमें एक निश्चित तापमान पर बच्चों को स्विमिंग करवाई जाती है ताकि उनकी मांसपेशियों में जो वजन है वो कम होता है, जॉइंट्स में मूवमेंट करना आसान होता है। उसी तरह से रोबोटिक जो थेरेपी है वो अब मेट्रो सिटीज़ में धीरे धीरे डेवलप होने लगी है। उसमें रोबोट मशीनों के माध्यम से बच्चे को एक्सरसाइज करवाई जाती है, बच्चे को कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है। इन दोनों तकनीकों से आगे बढ़कर जो मेरा अगला सवाल आता है वो है कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के माता पिता और उनका देखभाल करने वाले लोग, उनको आप बच्चों के डेवलपमेंटल गोल्स और वेलबींग का समर्थन करने के लिए क्या परामर्श देंगे? मैं सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा अभिभावकों को, उनके परिवार को, उनके आसपास रहने वाले लोगों को कि वो धैर्य रखें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक बातों को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। तब कहीं जाकर बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। और हमेशा सकारात्मक व्यवहार बच्चे के प्रति बहुत ज़रूरी है। उनके स्पेशल जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति भी बहुत सकारात्मक समाज को रहना पड़ेगा, उनको हौसला देना होगा और हमेशा ये सोचना होगा कि ईश्वर ने हमें सेवा का मौका दिया है, शायद इसीलिए हमारी इस कोख में इस जन्म इस बच्चे का हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चा वेलबींग की बात करूँ, चाहे वो किस तरह से वो स्वस्थ हो सकते हैं, सकारात्मक परिणाम तब आएंगे जब कोई थेरेपिस्ट और उनके अभिभावक माता पिता एक साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, अभिभावकों का और थेरेपिस्ट का दोनों का एक लय में मिलकर अपने बच्चे के लिए काम करना बच्चे के समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, ऐसा डॉक्टर अमित पुरोहित ने अभी हमसे साझा किया।
अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ेंगे। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए और ऐसा करने में प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या कोई विशेष रणनीति होती है? विशेष रणनीति, कई बार बच्चा जब थेरेपिस्ट के हाथ में जाता है तो लगभग 10 से 15 दिन तक बच्चा बहुत रोता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि ये कौन है। बच्चे को ये समझ नहीं होती कि ये हमारा डॉक्टर है, ये हमारा थेरेपिस्ट है, उसे मालूम नहीं होता। तो बच्चे को म्यूजिक के साथ में, बच्चे को खिलौनों के माध्यम से इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, कुछ झूलों के माध्यम से, रंग बिरंगी चीज़ों के माध्यम से उनको उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों के साथ में कई बार जोकर भी बनना पड़ता है थेरेपिस्ट को। मतलब वो तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है और बच्चे को ऐसा फ़ील होता है कि कोई हमारा अपना ही वो है। मैं तो खुद अक्सर पूरा दिन लगभग ज़मीन पर बैठकर बच्चों को देखता हूँ। बच्चे कई बार लिपट जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, और उसी तरह का व्यवहार रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर बच्चा अपना इलाज करवाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है ताकि उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ हम अगर अपने कदम बढ़ाएं तो मैं पूछना चाहूँगा कि व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और डॉक्टरों जैसे अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कैसे समन्वय बिठाते हैं? ये जितने भी आपने अभी नाम लिए, ये चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ऐसा कहूँगा कि ये एक ही शरीर के अलग-अलग अंग हैं और मैं ये मानता हूँ कि इनके साथ समन्वय तब होगा तब एक ही जगह पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो, ऑर्थोपेडिशियन भी हो, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हो, स्पेशल एजुकेटर भी हो। हमारा समन्वय तब बनता है तब एक बच्चा हमारे पास से थोड़ा फ्री होता है, चलने लगता है, बैठने लगता है, फिर हम उन्हें फाइन मोटर मूवमेंट्स में डालते हैं। हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कह देते हैं कि आप इस तरह का ये प्रोटोकॉल है और आप ये बच्चे को आप संभालिए। उसके बाद में हमें उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होता है, तो हम स्पेशल एजुकेटर से कोऑर्डिनेट करते हैं और उन्हें किस तरह की शिक्षा पद्धति 3D इमेज पर पढ़ाना है, किस तरह से उनको फाइन मोटर मूवमेंट करवाने हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ अब आपके हवाले है, अब आप संभालिए। तो इस तरह से एक मिला-जुला एक समग्र प्रयास होता है, तब कोई बच्चा जाकर ठीक होता है। अगले पड़ाव पर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला सवाल डॉक्टर अमित पुरोहित से रहेगा वो ये रहेगा कि सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है और फिजियोथेरेपी उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकती है? देखिए, इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि दवाई से अधिक एक्सरसाइज का महत्व इसमें बहुत अधिक है। दवाइयाँ मांसपेशियों की जकड़न को कम कर सकती है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन लाना है तो फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। यदि उसमें स्ट्रेंथ लानी है, मसल्स को रिलैक्स करना है तो फिजियोथेरेपी करवानी ही पड़ेगी। तब कहीं बच्चा जैसा माँ-बाप चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, उस तरह से बच्चा रिएक्ट करेगा, उस तरह से बच्चा प्रतिक्रिया देगा। तब बच्चे को यही योगदान फिजियोथेरेपी का है कि किस तरह से हम उन्हें स्वस्थ करें। इस तरह से आप उन्हें स्वस्थ करें और मुख्य धारा में लेकर आएँ। 12 साल से शहर में आप अपने डेडिकेटेड सर्विस दे रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो बहुत सारी सकारात्मक कहानियाँ, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपके पास होंगी। उसमें से अगर 1-2 सक्सेस स्टोरीज़ आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा करना चाहें ताकि हमें देखने वाले लोग मोटिवेट हों या वो अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को मोटिवेट कर पाएँ। देखिए, सफलता की आपने जोशी जी बात की है और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं हर जगह ये देखता हूँ, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात हो, चाहे कोई प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाला हो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सफलता की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में मुश्किलों के गहरे गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के वो चौराहे हैं और रिश्तों और रातों की स्पीड ब्रेकर है। निराशाओं की गहरी ढलान है और साथ में जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई। लेकिन फिर भी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं यदि आपके पास में गाड़ी हो संकल्प की, उसमें ईंधन भरा हो श्रम का और इंजन हो कर्म का, और उसके साथ साथ उसके टूल बॉक्स में मौजूद हो धैर्य, आशा और विश्वास, और उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हो उत्साह का, विश्वास का। और जब ऐसी गाड़ी को बुद्धि के साथ लक्ष्य के मार्ग पर दौड़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और हमेशा मैंने अपनी बुद्धि को उसी मार्ग पर दौड़ाने का प्रयास किया है। मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव याद हैं जब बच्चे की माँ बाप मेरे पास में रोते हुए आए हैं और
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी दुआएं दी है और मेरी झोली भर दी। एक पत्रकार का बच्चा हमारे पास में आता था, उस बच्चे को हाथ लगाता था तो वो पूरी तरह से डार्क ब्लू कलर का हो जाता था। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती थी कि माँ कई बार तो आंसू निकालने रोने लगती थी, ऐसा लगता है कि अब बच्चा है नहीं। लेकिन माँ ने विश्वास किया और आज वो बच्चा लगभग 12-13 सालों का हो गया है। अब मुझे कहीं भी मिलता है, एक दिन मैं गया तो मेरे सामने पानी लेकर आया। एक दिन मैं उनके घर पे मेरी शादी का कार्ड देने के लिए उस दिन गया, तो मेरे आगे अंदर से काजू ला के रखे हुए थे। उन्होंने मेरे आगे ला के, उस बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मी, अमित जी को काजू दीजिए। ये सेरेब्रल पाल्सी की सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल। एक माँ बाप को मैं जानता हूँ, पिता मजदूरी करते हैं, घर में पैसा नहीं है। माँ ने सोचा कि क्या करूं, अब ये बच्चा है, हाथ में था और गर्दन लटकी हुई थी। माँ कहीं और जा रही थी, पर टैक्सी वाला मेरा क्लिनिक का एड्रेस जानता था। उसने कहा कि एक बार यहाँ पर ऊपर एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो मेरे हॉस्पिटल में उनको लेकर आई। और बच्चे के पिता मजदूरी करते हैं, इनकम नहीं है, लेकिन बच्चे की माँ की इच्छा थी कि ये बच्चा कैसे भी करके चलने लगे। आज वो बच्चा इतना ठीक है कि जिसके बारे में आपको बयान नहीं कर सकता। और जब माँ खुश होती है, जब कोई परिवार खुश होता है, जब कोई पिता खुश होता है, तो आप मान कर चलिए कि किसी थेरेपिस्ट को, किसी चिकित्सक को जब अपना मरीज ठीक होता है तो उससे कितनी खुशी होती है, ये मैं आपके सामने अभी बयान नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, दो कहानियां डॉक्टर साहब ने वो सुनाई जो इनके जीवन में घटित हुई, और ऐसी बहुत सारी कहानियां इनके पास और इनके जो साथी फिजियोथेरेपिस्ट है जो बच्चों के लिए अपने जीवन को डेडिकेट कर रहे हैं, उनके पास है। हमें ज़रूरत है उन सक्सेसफुल स्टोरीज से सीख लेने की और बच्चों के जीवन में खुशियां भरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने की। डॉक्टर साहब, अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे और मेरा जो आखिरी सवाल आपसे रहेगा इस विषय में, वो रहेगा कि सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों के माता पिता को आप अंत में अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी यही की सलाह है, ये जो शरीर है वो हमारी आत्मा का रथ है। इस आत्मा के अंदर धैर्य रखे और सकारात्मक सोचे। और बच्चे को किसी भी तरह से कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप इलाज में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, क्योंकि बच्चे का एक एक दिन, शारीरिक 5 साल का जब बच्चा होता है तब तक इनका इलाज बहुत बेहतर हो सकता है। तो आप कोशिश करें, जितना हो सके आप उसको समय दें, बच्चे के लिए समय निकालें, उसकी थेरेपी के लिए, उसकी दवाई के लिए अपना जो भी समय है वो निकाल करके बच्चे का इलाज ज़रूर करवाएं। और हमेशा सकारात्मक सोचें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हो सकता है कि इस सेवा का मौका हमें दिया है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसा डॉक्टर अमित पुरोहित ने हमसे बयां किया, कि अपने घर में पैदा हुए ऐसे बच्चों को देखकर हमें निराशा नहीं लेनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने ऐसा बच्चा देकर मुझे सेवा का एक बड़ा अवसर दिया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित पुरोहित का कि आप हमारे साथ ऐसी सार्थक चर्चा में डॉक्टर डायरीज के स्टूडियो में बने। हमारी एक आवाज़ पर आपने हमारे आग्रह की रक्षा की और हम और डॉक्टर डायरीज का पूरा परिवार ये चाहेगा कि बच्चों के साथ आप ऐसे ही बच्चे बनकर उनके जीवन में खुशियां बढ़ाते रहें। आप सभी से मैं वादा करता हूं कि आगे फिर ऐसी ही सार्थक स्वास्थ्य चर्चा लेकर मैं आप तक बिल्कुल आऊँगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे दूसरों तक अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि आपके रिश्तेदार, नातेदार और मित्रगण इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ताकि उनके जीवन में स्वास्थ्य बेहतरी की ओर आगे बढ़े। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ये जो सार्थक चर्चाओं वाले वीडियो है वो आप तक प्राथमिकता से पहुंचे। और बिल्कुल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मैं शशांक शेखर जोशी आज डॉक्टर अमित पुरोहित के साथ लेता हूं आपसे विदा। अगली बार फिर किसी चिकित्सक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब के लिए जय भारत, जय हिंद।